कोई नई समस्याएं आए तो आपको उसका सॉल्यूशन करना चाहिए जीवन में। कहाँ तक पढ़ लिया था बताइए? पढ़ा कौन सा था? चित्रकला पढ़ के आए? चलिए फिर हेडिंग डालिए। आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करेंगे, बहुत ही शानदार सा। हेडिंग लगाइए, राजस्थान हस्तकला। हस्तकला बोल सकते हैं या फिर इसे आप हस्तशिल्प बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हस्तकला या फिर हस्तशिल्प। हेडिंग लगाइए आप। बस बस बस, अब काफी हो गया ना। अब कोई नहीं। हेडिंग लगाइए, राजस्थान हस्तकला या फिर हस्तशिल्प। अरे हेडिंग डालिए। हाँ तो लिखिए फिर। अरे पढ़ाएंगे, सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे जैसे वहां से आदेश आएगा वही टॉपिक पढ़ाएंगे ना। फिर हेडिंग डालिए, राजस्थान हस्तकला या फिर हस्तशिल्प। हस्तकला या फिर हस्तशिल्प से तात्पर्य क्या है वो देखिए। इसका अर्थ होता है, हस्तकला यानी कि हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक जो वस्तुएं हैं, आकर्षक व कलात्मक जो वस्तुएं होती है, इसे क्या बोलते हैं आप? हस्तकला। और क्या बोल सकते हैं इसे आप? हाथों से निर्मित आकर्षक यानी आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना, इसे और क्या बोल सकते हैं आप? यस, याद रखिएगा, इसे ही कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। क्या बोलते हैं? लिखिएगा, हैंडीक्राफ्ट। तो ये आपने पढ़ लिया था नरेंद्र ना? हाँ? तो राजस्थान की वो पहली कौन सी हैंडीक्राफ्ट है जिसे विदेश में बेचा गया था? सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है कि राजस्थान की वो कौन सी पहली हैंडीक्राफ्ट है जिसे विदेश में निर्यात किया गया था? इनके अलावा कोई और एनीवन बताना चाहे तो, जिसकी इच्छा हो। टॉपिक तो पढ़ा है ना आपने, कभी हस्तकला हस्तशिल्प पढ़ी है, सुनी है, लेकिन बट ये भी तो सुने होगा कोई कि राजस्थान की वो पहली कौन सी हैंडीक्राफ्ट है जिसे विदेश के अंदर निर्यात किया गया था? तो लिखो, आगे लिखो। हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाने की जो कला है उसे आप क्या बोलते हैं? हस्तकला या फिर हस्तशिल्प। ये तो हुआ इसका अर्थ। दूसरी बात, ये जो हस्तकला हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस प्रकार का उद्योग है? ये किस प्रकार का एक उद्योग है? तो याद रखिएगा, हस्तकला जो है वो एक प्रकार का क्या है? लघु उद्योग है। और इसी हस्तकला या फिर हस्तशिल्प को लघु उद्योग का जो दर्जा है वो कब दिया गया है? शाबाश नरेंद्र, 1992 के अंदर। कब दिया गया था? 1992 के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है कि हस्तकला या जो हस्तशिल्प है इसको संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो यहां से आप यदि समझेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो हम बिंदु पढ़ रहे हैं ये एक प्रकार से क्या है? लघु उद्योग है। और हमारे राजस्थान में लघु उद्योग को बढ़ावा देने वाली जो संस्था है उसका नाम है आपके राजशिको। कौन सी संस्था है? राजशिको। राजशिको का मतलब राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम, ये जो संस्था है, इस संस्था द्वारा इस हस्तकला या फिर हस्तशिल्प को क्या दिया जाता है? संरक्षण प्रदान किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ये जो संस्था है राशिको, इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 3 जून 1961। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर के अंदर। उतारिए ये 3 बातें। तीनों बातें मेरे हिसाब से आपको याद भी हो गई है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं हस्तकला, हस्तकला से तात्पर्य है हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक जो वस्तुएं होती है, बनाने की कला कौन सी है? हस्तकला। दूसरा, ये एक किस प्रकार का उद्योग है? तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार से लघु उद्योग है। और इसे लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? 1992 के अंदर। और अगली बात, इसको संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था है उस संस्था का नाम क्या है? याद रखिएगा, राजशिको। राजशिको का पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। और इसकी स्थापना कब हुई है? 3 जून 1961 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? जयपुर में।
लिखो, लिखो और ये याद करो। लिख लिया? याद भी कर लिया? तो याद कर ही लो, भला हो जाएगा मेरा। हम्म? तो नरेंद्र बताया नहीं आपने अभी भी कि क्या घुम्मन नट्टे? हाँ, किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया ना, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बट पूछा तो जा सकता है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सोच के देखो। है? और उस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, उस क्वेश्चन को आज तक एग्जाम ने 5 बार पूछा है। कितनी बार पूछा है? यस, अभी लिखूंगा तो आप पहचान जाओगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जनवरी 2025 में किस सभ्यता का निर्माण कार्य पुणे शुरू हो रहा है? निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, वो पुणे उत्खनन हो रहा है, और वो हो रहा है तिलवाड़ा सभ्यता का, जो कि आपके वर्तमान बालोतरा में है, लूनी नदी के किनारे। वहां पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर गलती से क्यों, वहां से मिले हैं महाभारतकालीन मनके मिले हैं, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उस तिलवाड़ा नामक स्थान से महाभारत से संबंधित कुछ और अन्य जानकारी मिले। आपको पता होगा इससे 2 या 3 माह पहले हमारे राजस्थान के अंदर एक और गांव है जहां से महाभारतकालीन अवशेष मिले थे, वह बेहज गांव, जो कि डीग जिले में आता है वर्तमान में। तो होता रहता है। लिख लिया? 3 बातें लिख लिया आपने? बड़े अच्छे से याद हो गई। आगे बढ़ूं मैं पूर्णतः विश्वास के साथ, क्या नरेंद्र भाई मोदी? ओके, आगे नेक्स्ट अगली बात। ये तो एक परिचय था कि हम जो बिंदु पढ़ रहे हैं वो क्या है, किस प्रकार का एक उद्योग है और संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। इसके जस्ट आगे लिखिएगा अगली बात कि ये जो हस्तकला पढ़ रहे हैं इससे संबंधित एक नीति जारी की गई थी, जो कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति। आप अक्सर देखते हैं कि लगभग एग्जाम के अंदर एक प्रकार से कोई ना कोई नीति से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। आज तक यदि सभी पेपरों का हम आंकलन करें नरेंद्र भाई मोदी, तो एक क्वेश्चन बड़ा खास होता है, और वो ये है कि राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति जो है वो पहली बार कब जारी की गई थी? 2010। अरे शाबाश, कब की जारी की गई थी? 2010। और डेट बता देंगे क्या? डेट बताएंगे क्या? एनीवन, कोई और? राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति जो है वो कब जारी की गई थी? यस, 18 बार। शाबाश। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो प्रथम हस्तशिल्प नीति है ये कब जारी की गई थी? कब जारी की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 सितंबर 2022। अभी तक कितने के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, पता है? ये जारी होने के बाद में 4 एग्जामों में क्वेश्चन आया, डिटो वन लाइनर। डेट पूछिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने स्वयं के स्तर पर क्या जारी की है? हस्तशिल्प नीति। ये तब तक पूछी जाएगी जब तक इसकी डेट नहीं निकल जाए, यानी कि कब तक प्रभावी रहेगी? तो 31 मार्च 2026। और अभी क्या चल रहा है नरेंद्र भाई मोदी, क्या चल रहा है? चलो, थैंक यू। तो ये आपके 31 मार्च 2026 तक क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसका उद्देश्य क्या है राजस्थान की हस्तशिल्प नीति का? इसका जो उद्देश्य है वो है आपके राज्य में हस्तशिल्प को संरक्षण, बढ़ावा तथा जो हस्तशिल्पकार हैं, हस्तशिल्पकारों को प्रोत्साहित करना। इसीलिए तो आपको पता हो कि हमारे राजस्थान के अंदर जैसा कि हाथों से निर्मित जो आकर्षक और कलात्मक वस्तुएं हैं हैंडीक्राफ्ट वाली, राजस्थान सरकार द्वारा जिस ब्रांड के नाम से प्रचार किया जाता है वो ब्रांड कौन सा है? राजस्थली। चलो ये लिखो, तो काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान की हस्तशिल्प नीति से कब जारी की गई और कब तक प्रभावी रहेगी? तो जब तक प्रभावी रहेगी तब तक एग्जाम में आएगी, और मुझे लगता है कि जब तक हस्तशिल्प नीति प्रभावी रहेगी तब तक आपकी भी नौकरी लग जाएगी। इसलिए दूसरी कब आएगी इसका आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है? अरे बोलो सरी बेटी का बाप, हाँ। अरे 31 मार्च 2025 नहीं है ये, तो 26 तक तो लगी जाओगे ना, तो फिर क्या सोच रहे हो?
लिख लिया। तो राजस्थान की प्रथम जो हस्तशिल्प नीति है, याद रखिएगा, 17 सितंबर 2022, प्रभावी है 31 मार्च 2026। दो खास बातें, ये किस प्रकार का एक उद्योग है, लघु उद्योग है, संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, राशिको। बस चलें आगे। नेक्स्ट, आगे लिखिए। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। तो हेडिंग डालो मास्टर कैप्सूल। अब एक कैप्सूल लिख लेते हैं। आप तो इसे इंग्लिश में लिखते होंगे मास्टर कैप्सूल, है जी? हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। लिखिए मास्टर कैप्सूल। और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये लीजिए। राज्य से सर्वप्रथम, राज्य से सर्वप्रथम हैंडीक्राफ्ट वस्तु जो विदेश में निर्यात की गई थी, यानी हमारे राजस्थान के अंदर वो पहली कौन सी हैंडीक्राफ्ट वस्तु है जिसे यहां से विदेश के अंदर निर्यात किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 लोटो, हैंडीक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी मटकी। ऐसे ऑप्शन आएंगे ना, समझ तो गए ना आप? यानी कि हम जो हस्तकला पढ़ रहे हैं, हाथों से निर्मित जो आकर्षक और कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं, राजस्थान की ऐसी कौन सी पहली हैंडीक्राफ्ट वस्तु है जो पहली बार विदेश में निर्यात की गई थी कि ये लो 350 रुपया। हाँ, अब उसके भाव बढ़ गए, हालांकि क्या हो सकता है? थोड़ा सोचा तो सही, सोचो थोड़ा सा कि बोले ऐसा क्या है जो यही है, विदेश में नहीं है। अब एक ये मत कहना सर हम जैसे लोग कहाँ हैं, हाँ वो कहीं नहीं मिलेंगे इस दुनिया में, वो केवल यही क्वार्टरली क्लासेज। कौन सा प्लेटफॉर्म है आज? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है हम आज। चलो, निर्यात, विदेश में निर्यात की गई। चलो आपने कुछ भी नहीं बताया, कुछ बता देते, बकल्डी बता देता, ढुकाइए। तो लिखो वो है जोधपुरी कोट पैंट। कौन सा? इसीलिए आपको पता हो तो इसी जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है। कौन सा दर्जा है? ऐसा कोट जो गले तक बंद हो। भाई जोधपुरी कोट तो जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो अच्छे से पढ़ना है ताकि घर वाले आपको पैसे दे, एले 7,000 रुपया और 8,000 जोधपुरी कोट पैंट लिया, भिंद में लिया हुआ है। ये तो इच्छा होगी ना नरेंद्र भाई मोदी, जोधपुरी कोट पैंट लिखो, लिखो राष्ट्रीय पोशाक। क्वेश्चन आया है, निम्न में से जोधपुरी कोट पैंट को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले मारवाड़ के व्यक्ति कौन थे? किसके समय सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था ये जोधपुरी कोट पैंट? ये क्वेश्चन आया था। हाँ, किसके समय? डॉक्टर जिंदन व्यास। अच्छा, वो कोट पैंट पहन के चले जाते थे? नहीं, जोधपुरी कोट पैंट सर्वाधिक लोकप्रिय जिनके समय हुआ था वो है आपके सर प्रताप सिंह के समय। और पहली बार इसे कहां विदेश में निर्यात किया गया था? इंग्लैंड में। लिखो, ये क्वेश्चन आया था। सर प्रताप सिंह नाम सुना है क्या आपने इससे पहले? यस, राजस्थान के अंदर एक झील है जिसका निर्माण करवाया था इन्होंने। कौन सी? हाँ, एक पानी वाली है कोई, ठीक है, पानी वाली क्या है? झील है। ओके ओके, पानी नहीं है, पानी तो नहीं। शाबाश, कौन सा? कोलायत, शाबाश। और उसका निर्माण कपिल मुनि ने करवाया। हाँ, कायलाना, कायलाना झील जिसका निर्माण 1872 के अंदर करवाया था, प्रधानमंत्री थे ये सर प्रताप सिंह। चलो लिख लिया, जोधपुर कोट पैंट लिख लिया नरेंद्र, लाना है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, हाँ नेक्स्ट, आगे चले। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना इसका नाम सर प्रताप सिंह के समय सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। फिर लिखो, अब आपके सामने 3 क्वेश्चन है। एक तो है आपके सामने के हस्तकला, राजस्थान के अंदर हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहां है? सबसे बड़ा केंद्र। एक क्वेश्चन है, हस्तकला डिजाइन सेंटर कहां है? एक क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तकला डिजाइन संग्रहालय कहां है?
5 प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे सीधे। हाँ नरेंद्र भाई मोदी बरसो। यहां से राजस्थान में हस्तकला का डिजाइन संग्रहालय कहां है? शाबाश। और तीर्थ भी कौन सा है? जयपुर। तीर्थ इसीलिए हो गया जयपुर क्योंकि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक हस्तशिल्प जो वस्तुएं निर्मित होती है वो जिस जिले में होती है वो जिला कौन सा है? जयपुर। इसलिए क्या बोलते हैं? हस्तकला का तीर्थ। यदि आप जयपुर में आकर चले गए तो आपने हस्तकला का तीर्थ कर लिया। यहां से निकले, कहां से? गुर्जर की थड़ी से निकले और हाँ ठीक है, इधर ही, इधर WTP के जस्ट पास में से होते हुए इधर इधर से जाते क्या? मेन जो जयपुर है, जैसे चांदपोड़ है, इधर वो जो है आप देखेंगे वहां पर आपको अलग अलग जो निर्मित वस्तुएं हैं वो मिलेगी स्पेशल प्रकार से। ठीक है। आत्मा किसे कहते हैं? मीनाकारी। हस्तकला की आत्मा जिसे कहा गया है वो है आपके कौन सी? मीनाकारी। हमारे राजस्थान में इस मीनाकारी का सबसे बड़ा केंद्र कहां है? कहां है जयपुर में? सीतापुरा। जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड। क्योंकि मीनाकारी है क्या? क्या है मीनाकारी? मतलब मीना कुमारी नहीं, मीनाकारी क्या है? मीनाकारी मीन प्लस आकारी, मीनाकारी नहीं। क्या है मीनाकारी? पेज नहीं पलटना है ना। आभूषणों में रंग भरने की कला है मीनाकारी। चलो कोई नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। वैसे भी मीनाकारी हमारे राजस्थान के अंदर जिस हस्तशिल्प कला से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है वो है ये मीनाकारी। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जिससे सर्वाधिक राजस्व आय प्राप्त होती है? कौन सा है? आमिर। आमिर गए कभी आप? तो जाइए कभी सुबह 5 बजे, मतलब जल्दी उठ जाएंगे जी। सबसे बड़ा केंद्र कहां है हस्तकला का? बोरानाडा। कौन सा नाडा? बोरानाडा। बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर में। लिखो। एक रतनाडा भी है क्या जोधपुर में? क्या है वहां रतनाडा में? क्या है रतनाडा? क्यों पढ़ा आपने? यस, कौन सा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो नाल में है। भूमिगत क्यों है? हवाई अड्डा है एयरपोर्ट का रतनाडा में। इसलिए आप देखेंगे लगभग यदि भारत के शिक्षा मंत्री कहीं आएंगे तो वो डायरेक्ट कहां आएंगे? जोधपुर आते हैं। और बाकी बहुत कुछ है रतनाडा में आपको क्या। डिजाइन सेंटर कहां है? हस्तकला का डिजाइन सेंटर कहां है? शाबाश, जोधपुर। और संग्रहालय पूछे तो आपको याद रखिएगा जयपुर। उतारिए। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जामिनर पूछता है कई बार। ठीक है, लीजिए आगे। अगली बात, ये तो लिख तो लिया सभी ने। अब राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विकसित शिल्पग्राम अभी तक तो हमारे राजस्थान में कुल कितने शिल्पग्राम हैं? शाबाश, क्या बात है। जो सरकार नहीं बना पाई वो नरेंद्र भाई मोदी ने बना दिया। 5 कहां से? वो तो एक तो पिछली सरकार का प्रस्तावित है, कांग्रेस का। एक ही सरकार का प्रस्तावित है, तो उस सरकार का तो बनेगा नहीं अब। देखो शिल्पग्राम जो है उसमें नंबर 1 लिखिएगा हवाला ग्राम। और हवाला ग्राम जो है ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर। इस उदयपुर के अंदर चित्रकला से संबंधित कौन सी संस्थाएं हैं उदयपुर में? संस्था। कल चित्रकला का रिवीजन किया कर जाकर? इस ये बंदा अलग ही है, इसके पास में कॉपी है। इसने एक अंगुली यहां डाल के रखी है जहां हस्तकला शुरू है, एक डाल रखी है चित्रकला में से। जैसे ही मैं कहूंगा चित्रकला, एक अंगुली इधर कर लेगा। अब इसका विचार तीसरी अंगुली का कहीं और भी है। बोला आदमी देख देख के बता रहा आदमी। लिखो पहला जो शिल्पग्राम है वो कौन सा है? हवाला ग्राम, जो कि कहां पर है? उदयपुर में। फिर लिखो नंबर 2। नंबर 2 है पाल ग्राम। कौन सा ग्राम है? पाल ग्राम। और पाल ग्राम कहां पर है? यह भी गांव बड़ा चर्चा में आया था एक समय। किस समय? पिछली सरकार ने कौन से खेल शुरू किए थे? ग्रामीण ओलंपिक, यहीं से शुरू हुआ था, पाल गांव से। और नंबर 3 लिखिएगा जवार कला केंद्र। कहां पर है? जयपुर में लिखिएगा। तो शिल्पग्राम है आपके साथ।
हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं को या वस्तुओं का विपणन जो है, विपणन ये जिस नाम से करती है वो नाम है कौन सा? राजस्थली, यानी जिस ब्रांड के नाम से प्रचार करती है। और एक बिंदु आप लिखिएगा, अगस्त की बात है जी, अगस्त 2023 में राज्य की 5 जो हस्तकलाएं हैं, हस्तकलाओं पर जीआई टैग जारी किया गया। क्या जारी किया गया? जीआई टैग जारी। हालांकि आपको पता हो तो वर्तमान के अंदर भी प्रोसेस चल रहा है, यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर एक योजना है, ODOP। क्या है ये? कुछ नहीं है सर, पहले ओ है, फिर डी है, फिर वापस ओ है, फिर बी है। हाँ, ये तो काफी बार आया ना एग्जाम में, आया होगा आप। मोदी साहब, ऐसे क्या मतलब? ऐसे मतलब आज ऐसे मतलब प्रधानमंत्री से परीक्षा की चर्चा, कल नहीं परसों मोदी जी ऑनलाइन थे पूरे राजस्थान में, पता है आपको? नहीं पता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। तो प्रत्येक जिले के अंदर जो प्रसिद्ध है उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, आपको पता हो अभी कुछ वस्तुएं जो है वो भेजी गई थी, किसके लिए? जीआई टैग के लिए, जिसमें केवल एक तो अलवर से कड़ाकंद गया था, तो उसको तो मना कर दिया कि नहीं, कड़ाकंद मीठो गणो है, थंगरी रखो। दूसरा गया था सांगरी, और सांगरी के वहां लिवा जो। तो कौन सी वो 5 हस्तकलाएं हैं जिन पर जीआई टैग जारी हुआ था? फटाफट बता दीजिए। शाबाश, उस्ता कला, दूसरा कसीदाकारी क्राफ्ट, कसीदाकारी क्राफ्ट, तीसरा ये लो पिछवई कला, पिछवई कला, नंबर 4 ये लो जोधपुरी बंदेज, और एक जो आपके है वो है कौप्तगिरी कला। ये क्या होते हैं ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, बट एक बार आप इतने लिखिए कि इन 5 पर जो है वो जीआई टैग जारी किया गया था। पिछवई जो कला है ये आपके कहां की है? नाथ द्वारा राजसमंद की। जोधपुरी बंदेज कहां का है? जोधपुर का। और कौप्तगिरी जो कला है ये आपके कौन सी वाली? उदयपुर वाली। उतारिए 500, लिख लिया सबने? चलिए आइए करते हैं रिवीजन एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में अंदर हस्तकला। हस्तकला का मतलब हाथों की कला, और मुझे नहीं लगता आपसे ज्यादा कोई जानता है हाथों की कला, यानी हाथों से निर्मित आकर्षक और कलात्मक जो वस्तुएं बनाने की कला है उसे क्या बोलते हैं आप? हस्तकला। हस्तकला एक इस प्रकार का उद्योग है, लघु उद्योग है। लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? इसीलिए हस्तकला को बढ़ावा देने वाली संस्था या फिर संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? राजसिको। राजसिको का पूरा नाम क्या है? शाबाश। इसकी स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सही से बताओ, ये 3 बातें याद होगी था। 1992 राजसिको, 3 जून 1961 जयपुर। क्वार्टर कटे नहीं, मतलब हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर कहां है? अरे ये पूछ लेता है बारे से कि राजसिको का हेडक्वार्टर कहां पर है। पीछे वाले कुछ हो गया, मजा आ गया। क्वार्टर लिख ली, 3 बातें याद भी हो गई। राजसिको की स्थापना कब हुई? राजसिको की स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कहां है? लगभग संस्थाओं के हेडक्वार्टर कहां मिलेंगे आपको? जयपुर में। नहीं, मैं इसके हाथ कर दिया नाले के पास, नहीं मतलब जयपुर में। और किस प्रकार का उद्योग है ये? लघु उद्योग। और लघु उद्योग के रूप में दर्जा कब दिया गया? ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद में फिर अगला इंपॉर्टेंट है कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो नीति आई है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, ये कब जारी की गई या कब प्रभावी हुई है, ऐसा भी आए तो भी ध्यान रखना। 17 सितंबर 2022 को तो जारी है, और प्रभावी कब तक रहेगी? ये दोनों इंपॉर्टेंट, जारी और प्रभावी। इसके बाद में फिर अगली बात कि राजस्थान का वह पहला निर्मित हैंडीक्राफ्ट वस्तु जो विदेश में निर्यात किया गया था वो है आपके कौन सा? जोधपुरी कोट। पेंट भी थी भाई, केवल कोट नहीं गया था, पेंट भी इधर से ही थी। और इसीलिए इसे किसका नहीं हो सकता है जोधपुरी कोट पढ़ लेना आप, इसलिए पेंट जरूरी थी साथ में। तो इसे कौन सा दर्जा दिया गया है? कई बार तो ऑनलाइन क्वेश्चन आता है ना कि निम्न में से राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है जोधपुरी कोट को। बस यही है कि पुरुषों की पोशाक जो है वो वर्चस्व में है, बाकी पोशाक के मामले में आपको पता ही है। ओके, थैंक यू। तो जोधपुरी कोट जो है वो किसके समय सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है?
सर प्रताप सिंह, जो कि मारवाड़ के क्या थे, प्रधानमंत्री थे जसवंत सिंह के समय। इसके बाद में हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं? अरे बोलो, हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? सबसे बड़ा केंद्र किसे कहा गया? डिजाइन सेंटर कहां पर है और डिजाइन संग्रहालय कहां पर है? उसके बाद में फिर हमने पढ़ा शिल्प ग्राम कौन कौन से हैं? हवाला ग्राम, पाल ग्राम, जवाहर कला केंद्र। और राजस्थान सरकार द्वारा हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं का विपणन जिस ब्रांड के नाम से, कौन सा? और अगस्त 2023 के अंदर 5 हस्तकलाएं जिस पर जीआई टैग जारी हुआ है, कौन कौन सी है? उस्ताकला नहीं, ऊपर वाला देख रहा है? वापस बोलो 5। मतलब सब कहीं ना कहीं एक तो चूक ही रहे हैं, आप 5 तो नहीं बता पा रहे हैं। एक बार और हो जाए, हो जाए। चलो अच्छा है, आपके 5 हुए। जीआई टैग। हाँ, उस्ताकला, कशीदाकारी क्राफ्ट, पिछवाई, जोधपुरी और कौपगिरी कला। चलिए, तो ये तो हुई एक, इस हिसाब से हम देखते हैं तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका एक क्या हुआ सामान्य सा परिचय। आइए आगे चलते हैं और अब हम इस हस्तकला के अंदर एक एक हस्तकला को पढ़ते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, वही प्रसिद्ध कला पढ़ेंगे जी, पोट्री। कौन सी कला है? पोट्री कला। पोट्री कला के अंदर आपने पढ़ा होगा ब्लू पोट्री। और ये जो ब्लू पोट्री है कितने रंगों में कृपाल सिंह शेखावत ने की थी? देखो, रंग केवल 7 ही नहीं होते हैं। अरे रंग महिलाओं को पता है कितने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल बुरा नहीं मानना ना, जैसे हम ये सोचते हैं कि कलर तो 7 ही हुए, लेकिन आपको पता नहीं होगा, लिपस्टिक जो लगाते हैं ना ये रेड कलर की, उस रेड कलर के अंदर 32 कलर होते हैं। नहीं, मैं तो अनुभव है ना मुझे तो, मैं तो 60 साल को डोखा नेटा ही रही ना अगली। क्या होती है लिखो, ये होती है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर अलग अलग, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर अलग अलग रंग भरने की कला, उसे ही क्या कहा गया है? पोट्री कला। इसीलिए इस पोट्री कला का जो प्रारंभिक नाम हुआ करता था वो प्रारंभिक नाम है कामचीनी। कौन सी चीनी है? कामचीनी। चीनी मिट्टी के बर्तन पर किया गया काम कामचीनी कहलाता है। प्रारंभिक नाम क्या है? कामचीनी। ये जो पोट्री कला है ये मूलतः तो कहां की है? याद रखिएगा, पर्शिया ईरान की है ये, पर्शिया ईरान की। लेकिन आपको पता हो तो यही जो कला है पर्शिया ईरान से हमारे भारत के अंदर आई थी लाहौर में। और ये आई थी किसके समय? याद रखिएगा, अकबर के समय। पोट्री जो कला है, याद रखिएगा, ये अकबर के समय पर्शिया से कहां आई थी? लाहौर में आई थी। यही कला लाहौर से आमेर में आई थी। और कौन लाया था? मान सिंह फर्स्ट लाया था ये। और यही कला आमेर से जयपुर में प्रसिद्ध, और जयपुर के अंदर जो प्रसिद्ध हुई वो हुई थी किसके समय? राम सिंह सेकंड के समय। लिखो, राम सिंह सेकंड के समय। उनके कालू और चूड़म लिख लिया। फिर अगली लाइन से लिख लीजिएगा पोट्री के प्रकार। पोट्री के प्रकार, पोट्री के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे यानी चीनी मिट्टी के बर्तन जिसमें यदि हम ब्लू रंग भर देंगे तो फिर वो कौन सी पोट्री हो जाएगी? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री। ये जो ब्लू पोट्री है ये आपके कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। एक है आपके ब्लैक पोट्री। ये जो ब्लैक पोट्री है ये कहां की है? कोटा की। कोटा, कोटा। और याद रखिएगा, एक बार कोटा ऑप्शन में नहीं आया था तो ऑप्शन में कौन सा आया था? सवाई माधोपुर। याद रखिएगा, सवाई माधोपुर। नंबर 3 सुनहरी पोट्री। और सुनहरी पोट्री जो है वो कहां की है? बीकानेर। आपने देखे होंगे ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री।
चाय पीते हैं वो कप होते हैं ना अपने चीनी मिट्टी के चिकने चिकने वाले, वो यही है पोट्री वाले, चीनी मिट्टी के कप होते हैं ना चिकने चिकने, वो वही। लेकिन हमारे घरों में ऐसा कोई कप नहीं मिलेगा जिस पर कैसा रंग हो, ब्लू रंग हो, क्योंकि ये सबसे महंगी पोट्री है। आपंग आए गांव में ट्रैक्टर और बोल के 60 का 12 और रंगियान का एक काला कप। या तो हमारे घरों में कप मिलेंगे, वो मिलेंगे आधे व्हाइट और आधे ब्लैक, या फिर मिलेंगे थोड़े से सुनहरे कलर, 2-4 कलर मिक्स में, और पच के ही कितना किया 60 का 12, और आखिर में बेचारा वो 50 में दिया जाए 12। ऐसे आते ही नहीं आते आप गांव में, हमारे गांव में तो बहुत आते थे। 8 ट्रैक्टर होकर 60 में 12, 60 में 12 बोलता नहीं था क्या है, उनकी भी स्कीम होती है। वो आकर डायरेक्ट क्या कहते हैं 60 में 12, 60 में 12। अरे वाह यार 60 में 12 आया गए, आगे जार दे गया है कोप धोलचा। लिखो आगे। नंबर 4, एक है आपके कागजी पोट्री, और कागजी जो पोट्री है ये है आपके कहां, अलवर की। नंबर 5 पोकरण पोट्री, कहां की है, पोकरण की। पोकरण कहां है, जैसलमेर। अब इनमें से हमें जो पोट्री पढ़नी है, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप ब्लू पोट्री। तो करें शुरू, हेडिंग डाल दीजिए ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री लिखिएगा। सबसे पहली बात, चीनी मिट्टी के बर्तनों में नीले रंग भरने की जो कला है उसे आप ब्लू पोट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों में रंग भरने की, बर्तनों में रंग भरी देते हैं, कौन सा, नीले रंग भरने की जो कला है उसे आप कहते हैं ब्लू पोट्री। ये जो ब्लू पोट्री है कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर। इधर आप झवार सर्किल की तरफ जाएंगे ना तो एक चौराहा आता है, उस चौराहे के पास में ऐसे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, कौन से वाले देखे होंगे, और सेम डिट्टो ये सेम बर्तन मिलेंगे आपको वहां। ये फोटो वहीं से ली गई है, सेम डिट्टो देखोगे तो अरे पहचान लेना, अब ये तो वही है। देखेंगे नहीं देखे कभी आपने, बस हाथ लगा के देखें हैं? क्या हुआ, क्यों पोहा, ब्लू पोट्री लेकर भी उसमें पोहा ही खड़ा इनको। चलो, बड़े बड़े अमीर लोगों के घरों में इस प्रकार के गुलदस्ते होते हैं जिसमें फूल डाल के रखे होते हैं ना, वहां पर कप भी होते हैं चाय वाले, तो इसी प्रकार के होते हैं। ये देखो ऐसे आपंग कहीं आपंग हुए के काला के धोला फट हुई के काला कट हुई, आप भी ले 60 में 12, 60 में 12 आवे पर आखिर 50 में 12 दे दे। यस शाबाश चांदपुर। चलो आगे, अगली बात, ये जो ब्लू पोट्री है इसकी जो शुरुआत है वो किसके समय है, तो याद रखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह के समय। आप इसे मानसिंह फर्स्ट भी कह सकते हैं। तो पता है आपको, तो मानसिंह फर्स्ट जो है इनके समय शुरुआत हुई है किसकी, ब्लू पोट्री की। और हालांकि कभी क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस ब्लू पोट्री के प्रथम कलाकार का नाम क्या है, और ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। कौन है, वो तो प्रसिद्ध है ना, मैं प्रथम पूछ रहा हूं। कालू, कौन कौन, अच्छा कालू, हाँ तो पूरा बोल भाई, कालू। इनके समय थे वो, और वो इस ब्लू पोट्री के प्रथम कलाकार थे, लिखिएगा, जिनका नाम है हरि सिंह। अरे आपने नहीं सुना है भाई, क्या नाम है, हरि सिंह। नहीं पूछा गया कभी भी, लेकिन बदलते पैटर्न के आधार पर देख, क्योंकि अब आप सभी सीटी पास करके आ गए हैं ना, तो अब जोश थोड़ा अलग है आप में। खुशी नहीं हुई क्या सीटी पास करने की, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, पूछो उनसे जो 3.5 लाख फेल हुए, उनसे पूछो सीटी पास करने की खुशी क्या होती है। मैंने सोचा मीठी मीठी लेके आते लेते आएंगे, सर बताइए मेरे सीटी हुई, मेरे सीटी हुई, मेरे सीटी हुई, यहां तो कोई बोल ही नहीं रहा है। लिखिए प्रथम कलाकार कौन है, हरि सिंह। लिखिएगा सर्वाधिक विकास, ब्लू पोट्री का सर्वाधिक जो विकास है वो किसके समय हुआ है, शाबाश, सवाई राम सिंह सेकंड। इन्होंने इस पोट्री को
प्रसिद्धि दिलाने के लिए दो कलाकारों को दिल्ली प्रशिक्षण के लिए भेजा था, कोचिंग में। और कौन थे यहां पर टीचर? बता सकते यहां पर दिल्ली में भेजा तो यहां पर टीचर कौन था जो इनको सिखा रहा था कला? अरे नहीं, उसका नाम था भोला ब्राह्मण। क्या नाम था? भोला ब्राह्मण के पास में भेजा था। कितने लोगों को? दो लोगों को। दो लोग कौन कौन से थे? एक पहला और एक दूसरा, एक चूड़ामन और एक कौन? कालू। ये बोला था आपने ना, कालू। ओके, लिखिएगा। ब्लू पोटी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग भरने की जो कला है उसे आप क्या बोलते हैं? ब्लू पोटी कहते हैं। ये जयपुर की प्रसिद्ध है। शुरुआत मिर्जा राजा मानसिंह के समय हुई थी। प्रथम कलाकार हरि सिंह है। सर्वाधिक विकास वही राम सिंह सेकंड के समय हुआ था। और याद रखिएगा, दो कलाकारों को दिल्ली भेजा था प्रशिक्षण लेने के लिए। किसके पास में भेजा था? भोला ब्राह्मण। नाम दोनों कलाकारों के क्या है? कालू और चूड़ामन। कलाविद का मतलब क्या होता है? कलाविद, कला में निपुण। ब्लू पोट्री के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो इस कला में निपुण है। अगली लाइन से लिखिएगा, प्रसिद्ध कलाकार। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इसीलिए तो आखिर में 1980 के अंदर इनको उपाधि दे दी, कृपाल सिंह शेखावत, जिनको उपाधि दी गई है किनकी? कलाविद की। कलाविद कहां के हैं ये? मऊ गांव जी, नीम का थाना शिकर। नीम का थाना शिकर। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कब? शाबाश, 1974 के अंदर, 1974 में। ये जो कृपाल सिंह शेखावत है, सोचिए इन्होंने कितना अध्ययन किया होगा इस बलि पोट्री का, जिन्होंने अपनी तरफ से 25 रंग की बलि पोट्री बनाई। कितने रंग की? 25 रंग की। और उस पोट्री को नाम दिया गया है कृपाल पोट्री, अपने ही नाम से। क्या दिया गया? 25 रंग। सोच के देखो, 25 रंग हो सकते हैं क्या? लेकिन जैसा मैंने कल आपको बताया था कि महिलाओं की जो लाल लिपस्टिक होती है उसमें 32 रंग होते हैं। तो सोचिए, जब लाल में 32 निकल सकते हैं तो काले में 40। हल्का हल्का, थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का, मतलब कितने हल्के? बहुत सारे हल्के जी। 25 प्रकार के रंगों की पोट्री, जिसे कहा गया है जी जी साहब, कृपाल पोट्री। लगभग आप देखेंगे तो एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है, कृपाल सिंह शेखावत का ही। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य कलाकार हैं, उनके भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अन्य कलाकार जैसे एक बार पूछा गया, अब ये कभी नहीं पूछा जाएगा, बस केवल लिख के खुश हो सकते हैं कि सर नाम लिखा दिया है गोपाल सैनी का। केवल लिख के क्या हो सकते हैं? खुश हो जाओ। एक नरोत्तम जांगिड़, ये भी पूछ लिया है, बस लिख के खुश हो जाओ, तो मतलब मजा आ गया क्या लिखाया है। भाई देखो, हकीकत तो आई है, ठीक है। जांगिड़ नहीं, मजा नहीं आया। हाँ हाँ, मीनाक्षी भी आएगी भाई, मीनाक्षी राठौड़, ये ले, मीनाक्षी आएगी, नाथी आएगी और लीला आएगी साहब। लीला बोर्डिया भी तो है। और कौन सी रहेगी नरेंद्र? नाथी, नाथी भाई, हे भाई नाथी भाई, ये लो नाथी भाई, उतार लो। ये हो गई आपकी कौन सी? नाथी भाई। बस, दूसरी कला और नाम है टेराकोटा। ये चर्चा में है अभी। टेराकोटा कला जो है ये क्या है? अभी चर्चा में है टेराकोटा। टेराकोटा कला क्या होती है? टेराकोटा कला, टेराकोटा का अर्थ क्या होता है? पकी हुई मिट्टी। पकी हुई मिट्टी टेराकोटा का अर्थ होता है। दूसरी बात, आया तो नहीं है लेकिन मैं पूछ लेता हूं आपसे, बोलना नहीं है ना, सबसे फटाफट पूछ लूंगा मैं। इधर देखो, टेराकोटा कला निम्न में से
होती है। बस इतने पर्सन है 4 ऑप्शन में। सबसे पहले गर्ल्स, हाँ भाई बिल्कुल गर्ल्स, सबसे पहले गर्ल्स। टेराकोटा कला होती है, 4 ऑप्शन, बस इतना ही क्वेश्चन है। टेराकोटा होती है, टेराकोटा होती है, यस गर्ल्स। ओके यस, पीला यस, यस लाल यस, पीला यस, यस आगे आगे, हेलो क्या सर मिट्टी हो गई, आगे आप पड़ोसी, लाल लाल, शाबाश। पकी हुई मिट्टी जो है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं आता आपको, आपको आता है। ये अचानक से सामने आ गया ना तो अचानक से फिर लाल पीला हो गया, बाकी आपको आता है, आप आराम से कर पाते, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या है कि ऐसा ही थोड़ा सा बाकी आपको आता है, ठीक है। हाँ, पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कला जिसमें होती है वो रंग कैसा होता है? लाल होता है। लिखिएगा इसके अंदर टेराकोटा कला लिखिए, पकी हुई मिट्टी से निर्मित, सॉरी पकी हुई मिट्टी थोड़ी होगी, पहले मिट्टी से बनेगा फिर वो पकेगी फिर वो टेराकोटा होगी, है ना। लिखिएगा मिट्टी से निर्मित मर्ण मूर्तियां देवी देवताओं की मूर्तियां वे वस्तुएं बनाना कौन सी कला कहलाती है? टेराकोटा। जी हाँ जी, मर्ण मूर्तियां, मिट्टी से निर्मित मूर्तियां, बस। जैसे बोलते हैं ना मृद भांड, मृद भांड, आहार से क्या मिले? मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन। टेराकोटा जो कला है इसके जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, अच्छा सबसे पहले प्रसिद्ध कहां की है टेराकोटा? तो ये है मोलेला। ये मोलेला है कि मोलाला है या सही है या मोलाना है? ये गांव है कौन सा, या फिर हुलाला है? नहीं या फिर ये जिंगा लाला? तो ये कौन सा लाला है भाई? है? क्या लगता है कभी एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको? है? क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। आलोक राज जी का वो चाहता है आपका क्या हो? झिंगा लाला, तो वो दे देगा मोलाला। मोलेला गांव है जो कि आपके कौन सी तहसील में आता है? नाथद्वारा में। और नाथद्वारा कहां पर है? राजसमंद में। नहीं आएगा ना, बस ये। इस टेराकोटा कला के प्रसिद्ध कलाकार, टेराकोटा कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है मोहनलाल कुम्हार। मोहनलाल कुम्हार, याद रखिएगा। इनको एक उपाधि है, कौन सी? हाँ, एक तो इनको क्या मिला है? पद्मश्री। कब मिला है? पद्मश्री से सम्मानित। अभी किनको पद्मश्री मिला है? अभी किनको पद्मश्री मिला है? हैं? मतलब तो अभी मिला है तो अभी का ही पूछूंगा ना, अभी नवीनतम ही पूछूंगा। 25 पद्मश्री 2025 किन्हें मिला है, ऐसा पूछ रहा हूं। ठीक है, कौन कौन है? बतूल बेगम, और कौन है? हैदराबाद का निजाम, सिंध का आप निजाम, और कौन है? और बैजनाथ में। जैसे भूल कैसे जाते हो आप? भी लिखूंगा, जस्ट लिखूंगा। पहले ये लिखो पद्मश्री 2012 के अंदर। मोहनलाल कुमार जो है इनको कहा जाता है द मोलेला ऑफ टेराकोटा। द मोलेला ऑफ टेराकोटा के नाम से जिसे जाना जाता है वो है आपके कौन? मोहनलाल कुमार। इनके जो पुत्र है ना वो अभी चर्चा में है। क्या नाम है? दिनेश चंद कुमार। तुलसी पुरस्कार मिला है इनको। ये भी टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। अन्य नाम में लिखिएगा, अन्य कलाकार एक और ओम प्रकाश, ओम प्रकाश गालव, एक और राजेंद्र कुमार। बस यहां से क्वेश्चन आता है लगभग, तो वो मोहनलाल कुम्हार टेराकोटा से ही आता है। या फिर यहां पर वैसे आप देखेंगे मोलेला गांव के अंदर पिछली जो सरकार थी कांग्रेस, उसने यहां पर एक प्रस्तावित किया था, कौन सा? शिल्पग्राम। लेकिन
प्रस्तावित है, बनेगा नहीं वो। क्योंकि हमारा राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां हम काउंट कर रहे हैं कि राजस्थान की प्रथम बाग परियोजना जो है वो कौन सी है, रणथंभौर, दूसरी कौन सी है, सरिस्का, तीसरी कौन सी है, मुकुंदरा, चौथी कौन सी है, रामगढ़, पांचवी कौन सी है, धौलपुर करौली, और छठी कौन सी बनने वाली है, कुंभलगढ़। लेकिन आपको बताओ पांचवी पर अभी विवाद खड़ा हुआ है, कोर्ट में पहुंच गए लोग, कैसे कैसे मतलब टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कर दिया, हमें पता ही नहीं, जबकि उनको पता होना चाहिए 1 साल पहले घोषित हुआ है, तो अब उनको पता चला कैसे कैसे हो गया, पैसे नहीं मिले। वरना क्या मैं बार बार पूछता रहूंगा आपको और आप मुझे बार बार कहेंगे ना ना। तो लिखो पद्मश्री 2025। सबसे पहले बतूल बेगम, जयपुर। नंबर 2 बैजनाथ महाराज, बैजनाथ, याद आया कुछ आपको, हैं जी? लक्ष्मणगढ़ शिखर, बैजनाथ, चोखा है, बक्ता, कंवला, कौन सी शैली, दिम्मा, मीरबख्श, कांसी और बक्ता, कौन सी शैली, रामप्रसाद और रामगोपाल, कौन सी शैली, लाडली शैली, कौन सी, और नंबर 3 शिनकॉफ निजाम, कहां से, जोधपुर से, गजल गायिका है ये वैसे। बैजनाथ महाराज धार्मिक क्षेत्र में, बतूल बेगम मांड गायिका है। नंबर 3 हेडिंग डालिए, ऑब्लिक करके लिखिएगा, फट चित्रकला। कई बार मतलब ऐसे होता तो फड़ी है, बट एक बार एग्जाम ने पट चित्रण दे दिया था। अब जैसे अग्नि नृत्य के अंदर जो घोष होता है वो तो कौन सा है, फटे फटे। अब एक बार एग्जाम ने फटे फटे कर दिया, तो स्टूडेंट ने बोला सर वो तो फटे फटे आया। मैंने कहा वही फटे फटे, टे का क्या करता है वो टे। आपने देखा होगा अक्सर जो पेपर होता है ना वो गूगल से डायरेक्ट हिंदी में आता है, देखा क्या आपने, हिंदी और इंग्लिश में पेपर आता है ना वो गूगल से डायरेक्ट ट्रांसलेट होता आता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार शब्द जो है वो ऊपर नीचे लिख रखे होते हैं, कई बार शब्द कुछ लिख रखा होता है थोड़ा अलग से, जैसे गोडावन होता है तो वो गोदावन लिख रखा होता है, वो गूगल से होता है डायरेक्ट, वो भी गूगल के काम लेते हैं साहब, जैसे आप लेते हैं गूगल का काम। तो लिखो फट चित्रकला क्या होती है। ये फट चित्रकला से तात्पर्य है किसी भी कपड़े या पर्दे पर किसी भी महापुरुष या फिर लोक देवी देवताओं की जीवनी का चित्रण करना क्या कहलाता है, पट चित्रण या फिर फट चित्रण। देखिए ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, शाबाश। पतले पतले कागजों को एक दूसरे के ऊपर कर आटे के लेप से चेप कर चित्र के योग्य बनाना वसली कहलाता है। और सभी है, सभी है, सभी है इसमें, इसमें कौन है, सभी है तो इसमें कौन है, सभी है। ओके थैंक यू, बहुत ही शानदार आंसर दिया। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी आंसर दे सकते हैं, ऑफलाइन वालों ने बहुत अच्छा दिया। मैं बोर्ड पर लिख नहीं पा रहा हूं जी, मतलब इतना अच्छा कैसे दिया आपने। लिखो, लिखिएगा किसी कपड़े या पर्दे पर महापुरुष, ऐतिहासिक घटना, वे लोक देवी देवताओं का चित्रण करना क्या कहलाता है, फट चित्रण। ये जो फट चित्रकला है ये कहां की प्रसिद्ध है, कहां की, साहेपुरा, शाहपुरा। और ये भी शाहपुरा कौन सा, भीलवाड़ा वाला। यहां की और भी कोई खास बात है क्या, शाहपुरा भीलवाड़ा की, रामसने संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और भी कोई बात है क्या, फुलडोल उत्सव, कौन सा,
फुल डोल उत्सव, शाबाश। इस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? जोशी परिवार, जोशी परिवार। इसके प्रसिद्ध कलाकार जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है कौन है? श्रीलाल जोशी। और ये जो श्रीलाल जोशी हैं, याद रखिएगा, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कब? 2006। ये जो श्रीलाल जोशी हैं, वर्तमान में इनके दोनों पुत्र भी इसी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है इनके पुत्रों के? दो पुत्र, एक का नाम है गोपाल जोशी और एक का नाम है कल्याण जोशी। दोनों ही अपने पिताजी द्वारा किए गए कार्य को उसी जोश से आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा और भी हैं, अन्य कलाकार में आप देखेंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। कौन कौन? एक गोतल देवी है क्या? एक पार्वती जोशी है क्या? एक कल्याण जोशी भी है क्या? नहीं है क्या? कल्याण जोशी है ना? ये रहा, ये रहा। अरे अरे बेटी का बाप और यू लिखेड़ो कि नहीं है, ये रहा कल्याण जोशी। अब पर सर ये तो इसका पुत्र है ना। हाँ तो वो कोई ना कोई किसी का पुत्र तो हो गया ना। तो ये कल्याण जोशी, एक है कैलाश जोशी। चित्रण कला कंप्लीट। इसके अंदर नोट करके कुछ बातें लिखेंगे। लिखिए, नोट लगाइए और लिखिएगा। नोट करके लिखो। नंबर 1, सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? और सबसे प्रसिद्ध फड़? सबसे प्राचीन तो किसकी है? शाबाश, देवनारायण जी की फड़। और राजस्थान में जितनी भी फड़ें आप पढ़ते हैं उनमें देवनारायण जी की फड़ वे फड़ है जिस पर सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ पूछा जाए तो कौन सी है? देवनारायण। सर्वाधिक चित्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे लंबी फड़ है, तभी तो सर्वाधिक चित्र बने। तो कोष्टक लिख लेना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़। अब सर्वाधिक चित्र हैं और सर्वाधिक क्या है? लंबी फड़ है। इसका मतलब सिंपल सी बात है क्या? यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि निम्न में से वह फड़ जिसका वाचन करने में सर्वाधिक समय लगता है, देवनारायण जी की फड़, लिखते जाओ, इतने क्वेश्चन है तो वो आप समझ जाओगे ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। प्रसिद्ध फड़ कौन सी है? पाबू जी की। पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़ लिखो। नंबर 3, एक वो लिखते हैं, दिन में वाचन होने वाली फड़। दिन में वाचन की जाने वाली फड़ कौन सी है? रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़। हाँ, लल्ला नहीं है, रामदल्ला और कृष्णदल्ला है। रामदल्ला और कृष्णदल्ला नहीं है ना। हाँ, वाचन नहीं होने वाली फड़, यानी कि जब इस फड़ के लिए स्टेज लगाते हैं और फड़ लगा देते हैं, लोग खुद जाकर वो फड़ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कोई भोपा खड़ा होकर वो सुनाएगा, नहीं। ये कौन सी है? ये है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ कंप्लीट। उतारिएगा। कितनी होगी? 3 हो गई ना। नंबर 4 लिखिएगा, उस्ताखला। उस्ता का मतलब है ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ताकला। कैसा लग रहा है ऐसे? ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन कैसा लग रहा है? अरे कुछ बोलो तो सही। क्या हुआ? बेकार लग रहा है? तो इसका मतलब यह है कि कोई ऊंट जिंदा है, उसकी खाल है, उस पर सोना चढ़ा दिया, यही हुआ क्या?
हम्म? चलो कोई नहीं, ऊंट को मार दो, ऊंट को तो ठोक मार दियो, ऊपर खाल पर चढ़ा दिया से, तो कुछ बताओ सही। नहीं बताएंगे, क्या कर लेगा। ये बोतल है, ये बोतल है, अरे भाई ऑनलाइन वाला पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है। इस पर क्या किया कि जो ऊंट है उसकी खाल लपेट दी, ठीक है, उसके ऊपर सोना चढ़ा दिया, वो क्या हो गया, उस तकला। ऐसी तो होती है, नहीं होती। ये मोबाइल है, इस पर ऊंट के खाल का वो चढ़ा दिया और उसके बाद में सोने का क्या कर दिया, चित्रा का। समझिए, फोटो दिखाएं, उनको बुला लो, वो डाउनलोड करेंगे ना। है? क्या हुआ, चलो फिर आओ चलते हैं लाहौर। तो हमारे यहाँ की थोड़ी गई है, ये तो आई थी ना, लाहौर से आए थे। आई क्यों, लिखो। हाँ वो आ रहे हैं, तब तक लिखो, अब फोटो दिखाएंगे अभी आपको। उस तकला की फोटो बतानी है, बता दो, पानी की बोतल है, उस पर पानी की बोतल का भी है। चलो महिलाओं के लिए मेकअप का जो बॉक्स आता है ना, उस पर। हाँ, खुश हो जाएंगी, वैसा कुछ कर दो। प्रसिद्ध कहां की है ये उस्ता कला, लिखो बीकानेर। इसके लिए जो प्रसिद्ध परिवार है वो कौन सा है, उस्ता परिवार। इस कला के जो कलाकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस्ताद। ये कर दो ना, इसके नीचे वाले, इसके पास वाले, यस। कलाकार क्या कहलाते हैं, उस्ताद। लिखो आगे, ये जो उस्ता कला है, इसके लिए आपको पता हो तो एक सेंटर स्थापित है, केमल हाइड टर्निंग सेंटर। कहां पर है ये, कब स्थापित है जी, शाबाश, 1975। ओके, लिखो केमल हाइड टर्निंग सेंटर। ये रही उस्ता कला, ये रही। ये कोई धातु से बना हुआ है, इस पर चमड़ा चढ़ाया और चमड़े पर क्या कर दिया, ये देखो सोने के क्या बना दिए, चित्र। ठीक है, नहीं नहीं विश्वास करना पड़ेगा साहब आपको, गूगल पर सर्च करते यही आया, और भी आ रहा है, हालांकि वो सर्च करते उस्ता कला की बोतल, तो वो बोतल आती है डिजाइन में से, पता ही आपको, ऐसे नहीं आती। लिखो केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोष्टक में लिख लेना, ये जो उस्ताद है ये कहां से आए थे, लाहौर से जी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता। इनको पद्मश्री कब मिला है, हिसामुद्दीन उस्ता कब मिला है, अरे नरेंद्र बोल रहा, अरे यस, हाँ अच्छा सर, मैं सोचा कैसे बोल रहा, 1986 में इनको पद्मश्री कब मिला है, 1986 के अंदर। इसके अलावा एक और भी अन्य कलाकार है जिसका नाम है शौकत उस्ता, सुना है क्या आपने, राष्ट्रपति खान पुरस्कार से, सॉरी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। हाँ, और अब बताओ बीकानेर चित्रशैली में उस्ता कला के कलाकार कौन कौन से लिखाए थे, और कौन से थे, शाबाश शाबाश, हिसामुद्दीन, शाबाश। अब इधर से आप बोल दो ऐसे, हिसामुद्दीन, और ऐसे तो लिखाए थे। अब मीनाकारी कला, ये क्या होती है, मीनाकारी क्या होती है, जैसे आप क्या बोलते हैं, एक तो शायद हम पढ़ के आए हैं कि ये जो मीनाकारी है, इसी मीनाकारी को क्या कहा गया है, हस्तकला की आत्मा कहा गया है। ये जो मीनाकारी है ये क्या होती है, कंफर्म, अब ठीक है। तो लिखिए मीनाकारी कला क्या होती है, तो आभूषणों में रंग भरने की जो कला होती है उसे आप क्या बोलते हैं, मीनाकारी। आभूषणों में रंग भरने की कला, आभूषणों में रंग भरने की जो कला होती है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, मीनाकारी। अब ये आभूषण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सोने की हो,
सोने के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, कांच के हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं। इसलिए फिर हम आगे एक बिंदु और पढ़ेंगे, मीनाकारी के प्रकार। लेकिन फिलहाल हम ये पढ़ते हैं कि ये जो मीनाकारी है, आभूषण में रंग भरने की जो कला है, ये कहां की प्रसिद्ध है? तो लिखिएगा जयपुर की। ये जो मीनाकारी कला है, ये कहां से आई है? तो ये आई है लाहौर से। अच्छा, लाने वाले कौन थे? शाबाश। लाए कौन थे? हाँ, मिर्जा राजा मानसिंह, या फिर आप इसे बोल सकते हैं मानसिंह फर्स्ट। ये इस कला को लेकर आए थे। ये जो मीनाकारी कला है, इसका सबसे बड़ा जो केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र पूछा जाए, मीनाकारी जो कला है इसका जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है आपके सीतापुरा में। आपने अक्सर पढ़ा होगा जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड, सीतापुरा जयपुर के अंदर। इस मीनाकारी कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार, उनमें नाम है एक जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है कुदरत सिंह। और इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, पद्मश्री से सम्मानित। और इनको जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो है आपके 1988 को, याद रखिएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1988 में। नाम क्या है? कुदरत सिंह। उस्ता कला के कौन से कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? हिसामुद्दीन उस्ता, उनको कब मिला था? ठीक है। बल्लू पोट्री के कौन से कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कृपाल सिंह शेखावत को, और उनको पद्मश्री कब मिला? 1974 के अंदर। और इसके अलावा हाँ, हमने जो पट चित्रण या फट चित्रण कला पढ़ी है, उसके कौन से कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, मीनाकारी के जो कलाकार हैं जिनका नाम है कुदरत सिंह, इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है? और एक हमने ये पढ़ा है कि टेराकोटा जो कला है, उसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम क्या है? मोहनलाल कुमार, उनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? कब? और इसमें याद रखिएगा अन्य कलाकार के नाम कौन है? एक तो आपने नाम सुना है दुर्गाराम, एक इसमें नाम याद रखिएगा कांसीराम, और एक नाम याद रखिएगा कैलाश चंद। ये जो व्यक्ति हैं, ये है आपके किससे संबंधित है? मीनाकारी कला से। उतारिए। सही नहीं लग रहा है? सही नहीं लग रहा है ना? पढ़ते नहीं आप, पढ़ते नहीं है रे, पढ़ते नहीं आप। अरे मैं नहीं आऊंगा आपके एग्जाम हॉल में, मैं नहीं आऊंगा एग्जाम हॉल में और आपको आकर ये कतई नहीं कहूंगा बी भदे। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, मीनाकारी के प्रकार। मीनाकारी जो कला है इसके प्रकार लिखिएगा। मीनाकारी के प्रकार में सबसे पहले सोने की मीनाकारी, यानी कि सोने के आभूषणों में रंग भरने की कला क्या कहलाती है? सोने की मीनाकारी। और यह कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ की। नंबर 2, चांदी की मीनाकारी, यानी कि चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला, और यह कहां की है? नाथद्वारा की। नाथद्वारा जो कि कहां पर है? राजसमंद में। नंबर 3, कांच की मीनाकारी। कांच के आभूषण भी होते हैं, पता है क्या आपको? कांच के आभूषण देखे हैं क्या? नहीं देखे? वैसे दुल्हन जब कांच के आभूषण पहनती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है, और भी। क्यों? क्योंकि वो हीरे जैसे लगते हैं। वो क्या लगते हैं? हीरे जैसे लगते हैं। और वो भी यदि नाइट को प्रोग्राम है तो मतलब बस खत्म कहानी। हाँ, खत्म कहानी। तांबे की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? तांबे के आभूषण, तांबे की मीनाकारी कहां की है? भीलवाड़ा। पित्तल की मीनाकारी, ये 2 जगह की है, बिल्कुल शाबाश। नरेंद्र भाई मोदी बोल रहे हैं क्या? जी। अलवर वे जयपुर। तो बिल्कुल भाई नरेंद्र, आपकी बात बिल्कुल सही है। अलवर वे क्या हुआ? इधर दे। कौन? चल घबरा गया। तो इससे अच्छा तो आज हम टेस्ट ही रख लेते, नहीं? थेवा कला क्या है? कांच पर सोने की नक्काशी करना क्या कहलाती है? थेवा कला। कांच पर सोने की नक्काशी करना क्या कहलाती है? थेवा कला। लेकिन ये कांच जो है वो किस प्रकार का है? किस पर? थेवा कला जो है वो किस पर होती है? बेलेजियम कांच पर। इसका रंग कैसा होता है? थेवा कला हरा रंग में। किस रंग में होती है? हरे रंग में। ये थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है?
प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ की। इसके लिए प्रसिद्ध परिवार कौन है? प्रसिद्ध परिवार तो याद रखिएगा सोनी परिवार। कौन सा है? सोनी परिवार है ये। इसके प्रवर्तक कौन थे? ये नरेंद्र भाई मोदी आ गए क्या? बिल्कुल आवाज आपकी उनसे मैच खाती है। मैं तो कह रहा हूं शुरू कर दीजिए, एक चैनल बना लीजिए, नाथू जी सोनी। लेकिन थेवा कला के वे कौन से कलाकार हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध कलाकार कौन है? महेश राज सोनी, जिनको कब मिला था? 2015 के अंदर। महेश राज सोनी, और इनको पद्मश्री कब मिला है? 2015 में। इसी थेवा कला के अंतरराष्ट्रीय कलाकार, अंतरराष्ट्रीय कलाकार जिसका नाम क्या है? जस्टिन बक्की। और इसके बहुत सारे अन्य कलाकार भी हैं। थेवा कला के जो अन्य कलाकार हैं उनमें क्या नाम है? हाँ भाई नरेंद्र, यस कम ऑन प्लीज टेल मी, बताइए अन्य कलाकार कौन है? हाँ? नहीं, अच्छा मुख्य मुख्य बातें याद आती है। ओके ओके ओके, मतलब कौन सी योजना है, कौन सी गप्पे छोड़नी है, नहीं मतलब कौन सा झूठ बोलना, सॉरी मतलब कौन सा सही बताना है। ऐसे अन्य कलाकार में कौन कौन से हैं? लिखो तो फिर। राम प्रसाद राज सोनी, रामविलास राज सोनी, बन्नीराम राज सोनी, और नरेंद्र भाई जगदीश राज सोनी। इनके नाम के पीछे, सबके पीछे याद रखिएगा राज सोनी है। चाहे वो महेश राज सोनी हो, चाहे रामप्रसाद राज सोनी हो, रामविलास राज सोनी हो, बन्नीराम राज सोनी हो, या फिर जगदीश राज सोनी। इस कला की एक खास बात है, हाँ ये तो मुझे पता ही था, तुम ये भेदभाव तो करोगे ही करोगे। तो इसकी एक खास विशेषता है, जैसा कि इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया। इन्होंने ये फेंका था कि ये जो थेवा कला है ये एक ऐसी कला है जो बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है। बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है। बेटियों को तो इसीलिए नहीं सिखाई जाती है क्योंकि उनको आखिर में एक पराई घर जाना है, और पराई घर जाएगी तो वहां जाकर सिखा देगी कि ये सुनो तुम ऐसा करो, मेरे पापा वाला शुरू कर दो, तो इनकम शुरू हो जाएगी, फिर इनका धंधा चौपट हो जाएगा। बहुओं को इसीलिए नहीं सिखाते क्योंकि वो दूसरे घर से आती है, जाकर अपने पिता को बता दिया तो कि मेरे ससुर जी तो ये करते, इसलिए बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती। और आपको पता हो तो थेवा कला वे कला है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ 5 रुपए का 2002 में। 2002 में 5 रुपए का क्या जारी हुआ है? 5 रुपए का डाक टिकट जारी। लिखो। तो हमने नहीं लिखा क्या? तो हमने राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो जो कलाएं पढ़ी है अभी तक, वो 6 कला है, जिसमें एक उस्ता कला, दूसरी जो है टेराकोटा, बल्यू पोट्री, मीनाकारी, और पटचित्रण या फटचित्रण, और एक आपकी क्या हो गई? थेवा कला। 6। उस्ता कला में निजामुद्दीन उस्ता, टेराकोटा में मोहनलाल कुमार, बल्यू पोट्री में कृपाल सिंह शेखावत, मीनाकारी में कुदरत सिंह, फटचित्रण में श्रीलाल जोशी, और थेवा कला में महेश राज सोनी। ये लो। उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? टेराकोटा कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के अंदर कौन सा गांव है? मोलेला। बल्यू पोट्री कहां की है? मीनाकारी कहां की है? फटचित्रण कहां की है? और थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की। उस्ता कला जो है वो किस पशु से संबंधित है? ऊन से। टेराकोटा जो है वो किससे संबंधित है? मिट्टी से। कौन सी मिट्टी? लाल रंग की। शाबाश। बल्यू पोट्री किससे संबंधित है? चीनी मिट्टी के बर्तनों से। मीनाकारी कला किससे संबंधित है? आभूषणों में रंग भरने की कला से। फटचित्रण क्या है? कपड़े या पर्दे पर चित्रण। और थेवा कला क्या है? बस कांच पर सोने की नक्काशी। कंप्लीट।